हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में ISPCS चैनल में, जहां आपको मिलते हैं द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल, जिसका शीर्षक है दिल्ली अध्यादेश एक बेशर्म सत्ता हड़पने वाला है। तो ये आपके प्रीलिम्स में पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से रिलेटेड है और मेंस में GS पेपर 2 पॉलिटी से रिलेटेड है। संपादकीय संदर्भ जान लेते हैं। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने जो दिल्ली का अधिनियम है, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार NCTD अधिनियम 1991, उसमें उन्होंने संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है, जिससे कि दिल्ली में जो सिविल सर्वेंट्स की नियुक्तियां हैं उस पर जो दिल्ली सरकार का हक था उसकी जगह वो शक्ति केंद्र सरकार के पास चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जो सिविल सर्वेंट्स की नियुक्तियां हैं उनमें ट्रांसफ़र वगैरह करने का जो सिस्टम है उसका जो मूल अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे दिल्ली गवर्नमेंट के पास भेजने का फैसला किया था। लेकिन केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई जिससे कि इन नौकरशाही की नियुक्तियों पर दिल्ली गवर्नमेंट की बजाय केंद्र सरकार के हाथ में वो शक्ति आ गई। तो इस अध्यादेश पे आगे हम चर्चा करेंगे। संपादकीय संदर्भ हमारा अध्यादेश है, जो कि संविधान में अनुच्छेद 123 में वर्णित है। तो अध्यादेश क्या होता है, इसे थोड़ा सा जान लेते हैं। अध्यादेश राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि जब पार्लियामेंट या संसद अपने सत्र में नहीं होती है और अवकाश चल रहा होता है, तब राष्ट्रपति जो है कानून बनाने की शक्ति रखता है इस अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस के माध्यम से। तो इन अध्यादेशों का वही परिणाम और प्रभाव रहता है जो कि पार्लियामेंट के एक एक्ट या कानून का होता है। लेकिन ये जो अध्यादेश होते हैं ये परमानेंट नहीं होते हैं, ये अस्थायी होते हैं और कुछ समय के लिए होते हैं। इसी प्रकार जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वहाँ पे भी गवर्नर जो होते हैं उनके पास ये अध्यादेश लाने का अधिकार होता है। तो जो राज्यपाल होते हैं या गवर्नर जिसे हम कहते हैं, वो संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत ये शक्ति प्राप्त करते हैं कि जब राज्य विधानसभा या फिर जहाँ पे 2 सदन हैं, राज्य विधानसभा और विधान परिषद, अगर दोनों सदनों में से कोई भी एक सत्र में नहीं है तो गवर्नर जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल की बहुत महत्वपूर्ण शक्ति होती हैं और इमरजेंसी के समय में कानून बनाने के लिए ये प्रयोग की जाती है। तो पृष्ठभूमि ये रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ की संविधान पीठ जो है उसमें 5 न्यायाधीश, उन्होंने कहा, सर्वसम्मति से माना कि दिल्ली की जो सरकार है, जो वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके पास इन सिविल सर्वेंट्स की को ट्रांसफ़र करने की और बाकी जो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं वो दिल्ली सरकार के पास है, ना कि केंद्र सरकार के पास। तो केंद्र सरकार अपने अंडर ये शक्तियाँ, इन्हें ट्रांसफ़र, सिविल सर्वेंट्स को ट्रांसफ़र करने की शक्तियाँ प्राप्त करना चाहती है, इसीलिए वो ऑर्डिनेंस या अध्यादेश लेकर आए हैं। तो इस अध्यादेश के अंदर क्या है वो जानते हैं। ये जो अध्यादेश है वो सर्वोच्च न्यायालय की जो संविधान पीठ है उसका जो फैसला आया था कि इसका जो शक्तियाँ हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट को दी जानी चाहिए, उस फैसले को नकारता है और एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाता है। ये आपको यहाँ प्रीलिम्स की दृष्टि से याद रखना है कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाता है कौन, ये अध्यादेश जो लाया गया है। तो इसमें कौन कौन शामिल है ये भी आप ध्यान रखिए। एक मुख्यमंत्री रहेगा, एक प्रमुख शासन सचिव रहेगा, दिल्ली में सेवा मामलों पर निर्णय लेने के लिए एक प्रधान सचिव गृह रहेगा। ये 3 लोग इसमें शामिल रहेंगे। प्राधिकरण के जो निर्णय होंगे वो बहुमत से होंगे, जिसका कि अर्थ है संघ यानी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त जो 2 नौकरशाह होंगे वो मुख्यमंत्री को पद से हटा सकते हैं। यानी कि जो ये प्रमुख शासन सचिव है और जो ये प्रधान सचिव गृह है, ये दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लागू किए जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो मुख्यमंत्री का फैसला होगा, उसका जो निर्णय होगा वो अमान्य हो जाएगा। तो अध्यादेश में ये प्रावधान है कि यदि प्राधिकरण और उपराज्यपाल के बीच में असहमति होती है तो LG यानी कि उपराज्यपाल का निर्णय ही मान्य होगा।
ये जो अध्यादेश है ये संघवाद, लोकतंत्र, नौकरशाही, कार्यकारी कानून बनाने और न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में कई कानूनी और राजनीतिक प्रश्नों को उठाता है, क्योंकि ये जो अध्यादेश है ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो संविधान पीठ का फैसला था उसे एकदम उलट देता है, और जो ट्रांसपेरेंसी रहती है, जो नौकरशाही में जवाबदेही रहती है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। भारत की जो संघीय संवैधानिक योजना है एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संविधान में जो अनुच्छेद 239A है उसको जोड़ने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, उसको एक विशेष दर्जा मिलता है। सुई जेनेरिस का दर्जा मिलना, यहाँ पे लिखा है सुई जेनेरिस का दर्जा मिलता है, तो इसका अर्थ है एक विशेष अपना दर्जा मिलता है। तो न्यायालय ने माना है कि केंद्र शासित जो प्रदेश हैं और राज्य हैं उनका कोई सजातीय वर्ग नहीं है। भारत के संविधान में विशेष शासन व्यवस्था के कई उदाहरण हैं जो कि संघीय इकाइयों को एक दूसरे से अलग मानते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण दिया गया है अनुच्छेद 371, तो इसके तहत राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जो कि असम्मित संघवाद की प्रकृति के हैं, जो मतभेद और क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार ये अनुच्छेद बनाए गए हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का रीजन है तो वहाँ के लिए कुछ विशेष प्रावधान बनाए गए हैं जिससे कि नॉर्थ ईस्ट के रीजन की जो वहाँ की क्षेत्रीय विशेषता है उसका खंडन ना हो। इसी प्रकार भारत की संघीय व्यवस्था में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 371, इसके अलावा 5वीं और 6ठी अनुसूची के क्षेत्र जो कि ट्राइबल रीजन्स हैं और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र, इन सबको विशेष दर्जा दिया गया है। इसलिए न्यायालय ने ये माना है कि सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य का कोई सजातीय वर्ग नहीं है, यानी कि सभी एक जैसे नहीं हैं, कुछ को विशेष सुविधाएं, विशेष दर्जा दिया गया है वहाँ की प्रकृति के अनुरूप। तो कोर्ट के फैसले के बारे में क्या चौंकाने वाली चीज़ है वो जानते हैं। तो यह है कि इसने भारत की जो संघीय योजना है उसमें NCTD की स्थिति को असम्मित संघवाद ढांचे का उपयोग किया है। यहाँ असम्मित संघवाद का क्या अर्थ है वो जान लीजिए। असम्मित संघवाद का अर्थ है कि सभी राज्यों के पास एक बराबर शक्ति नहीं है, हर राज्य के पास अलग अलग शक्ति है वहाँ के विशेष संदर्भ के कारण। जैसे कि जम्मू कश्मीर के पास पहले अलग शक्तियाँ थी, उसे विशेष दर्जा दिया गया था। उसी प्रकार जो ट्राइबल रीजन है और यानी कि आदिवासी क्षेत्र जो हैं, नॉर्थ ईस्ट के इलाके जो हैं, ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जिन्हें विशेष संदर्भ, प्रावधान और शक्तियाँ दी गई हैं। तो दिल्ली को भी उसी में ला दिया गया है जिसमें विशेष संदर्भ, विशेष प्रावधान है। असम्मित का अर्थ यही होता है, असम्मित संघवाद का अर्थ यही है कि जो सभी राज्य हैं उनके पास एक समान शक्तियाँ नहीं हैं, सभी के पास अलग अलग शक्तियाँ हैं वहाँ की अपनी विशेषताओं के कारण। तो इसने यह टिप्पणी की है कि हालांकि NCTD यानी कि दिल्ली जो कि पूर्ण एक राज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो विधानसभा है उसे संवैधानिक रूप से राज्य और समवर्ती सूचियों में विषयों पर कानून बनाने के लिए सौंपा गया है, और जो अनुच्छेद 239A है उसके सम्मेलन ने दिल्ली को एक असम्मित संघीय मॉडल बना दिया है। तो जो दिल्ली है वो एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, इस वजह से इसे जो शक्तियाँ दी गई हैं, इसकी जो अनूठी संवैधानिक स्थिति है यह एक अलग विशेष प्रकार की बनती है। तो असम्मित संघवाद क्यों है ये जान लेते हैं। तो न्यायालय ने कहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संघवाद और लोकतंत्र के सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि राज्यों की जो विधायी शक्ति है यानी कि कानून बनाने की, लॉ बनाने की जो शक्ति है वो लोगों की आकांक्षाओं को प्रभावित करती है, और जो संघवाद है वो सार्वजनिक इच्छा की दोहरी अभिव्यक्ति बनाता है। संघवाद में क्या होता है, एक केंद्र होता है और एक राज्य होता है, तो जो लोगों की इच्छा है उसकी दोहरी अभिव्यक्ति की जाती है, क्योंकि एक बार तो पहले जो स्टेट है, राज्य है, वो कानून बना सकता है, और अगर राज्य कानून नहीं बनाता है तो केंद्र सरकार बनाती है। तो इसलिए सरकार के जो दो सेट हैं उनकी जो प्राथमिकताएं हैं ना केवल अलग होने के लिए बाध्य हैं बल्कि अलग होने का इरादा भी रखती हैं। तो संघीय जो सिद्धांत है उसकी जो स्पष्ट अभिव्यक्ति है वो सहकारी संघवाद
के खोखले उपदेशों की हवा निकालती है। ये जो संघीय सिद्धांत है, इससे क्या है, जो सहकारी संघवाद है, यानी कि स्टेट का और सेंट्रल का, दोनों गवर्नमेंट का आपस में कोऑपरेट करके जो सिस्टम होता है, उसको ये नकारती है, ये अध्यादेश नकारता है। और इससे जो भारतीय राजनीति है उसमें केंद्रीकरण अपनाया जा रहा है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास वो शक्ति ट्रांसफ़र हो रही है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जो लाते हैं उनके साथ क्या क्या समस्याएं आती हैं वो जान लेते हैं। जो संविधान पीठ का फैसला आया है उसको रद्द करने का सरकार का जो ये अध्यादेश, सरकार की तरफ से जो ये अध्यादेश लाया गया है, वो न्यायिक जो स्वतंत्रता है, जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक विशेषता है और उसका जो महत्व है, उसको ये नकारता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई पावर है हमारे यहाँ लोकतंत्र में, और उसका जो संविधान पीठ का निर्णय है उसको ये रद्द करता है। तो विधायिका जो है, यानी कि पार्लियामेंट, संसद जो होती है, वो किसी भी फैसले को कानूनी आधार को बदल सकती है, लेकिन ये अध्यादेश जो है वो पार्लियामेंट द्वारा नहीं लाया जाता है बल्कि गवर्नमेंट द्वारा लाया जाता है। हालांकि ये राष्ट्रपति के नाम से निकलता है, परंतु जो इसमें अंडर जो राष्ट्रपति होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर वर्क करते हैं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहायता और उनकी सहमति से कार्य करते हैं। तो इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो हेड है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस वजह से एक तरीके से ये राष्ट्रपति के नाम से, लेकिन केंद्रीय सरकार द्वारा निकाला जाता है। तो ये जो अध्यादेश है इसके माध्यम से कार्यकारी कानून बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो अध्यादेश लाया गया है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकारता है। और एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसका नाम है DC वाधवा केस 1987, ये आप अपने मेंस के आंसर में भी डाल सकते हैं। ये जितने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले वगैरह इसमें आते हैं, तो DC वाधवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल एक असाधारण स्थिति को पूरा करने के लिए और इसे राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकृत नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई असाधारण स्थिति और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। तो अनुच्छेद 239AA जो है उसमें दिल्ली की जो विधायी शक्तियां हैं, ये विधायी शक्ति का अर्थ है कानून बनाने की शक्ति, तो उसमें जो है मौजूदा जो छूटें हैं जिसमें भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस आते हैं, उसमें संविधान में संशोधन करने के बजाय उसमें जो सेवाओं का एक अतिरिक्त विषय जोड़ दिया गया है वो बहुत ही असंवैधानिक कार्य है। अर्थात जो दिल्ली की विधायी शक्तियां हैं, जो कानून बनाने की शक्ति है, उसमें कुछ एक्सेप्शन है यानी छूट है, जिसमें कि भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस, इन पर दिल्ली की विधायी शक्ति को अधिकार नहीं है। और ये जो लिस्ट है उसमें संशोधन किए बिना ये जो सेवाएं हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, इनका एक अतिरिक्त विषय जोड़ना बिना किसी संविधान में संशोधन किए बगैर एक असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्य है। तो एक सिविल सेवा प्राधिकरण बनाना जहाँ पे कि नौकरशाह यानी सिविल सर्वेंट्स एक निर्वाचित यानी इलेक्टेड मुख्यमंत्री को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जो 3 लोग हमने ऊपर देखे थे उसमें 2 सेंट्रल गवर्नमेंट्स के सिविल सर्वेंट थे और एक मुख्यमंत्री। तो वहाँ पे सर्वसम्मति से जब निर्णय होगा तो 3 में से कोई 2 रहेंगे। तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री का निर्णय ना स्वीकार किया जाए, तो इससे जो मुख्यमंत्री का पद है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो नौकरशाही जवाबदेही पर लंबे समय से स्थापित मानदंडों को नष्ट कर सकती है। अब आगे बढ़ने का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं। तो अध्यादेश जो है वो संघवाद और लोकतंत्र पर सीधा हमला करता है। सरकार द्वारा किया गया ये फैसला, केंद्र सरकार द्वारा किया गया ये अध्यादेश लाने का फैसला बहुत ही शर्मजनक है। जैसा कि भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पे जो संविधान सबसे सर्वोच्च माना जाता है, उसमें ऐसे असंवैधानिक निर्णय लिए जाना संविधान को जो है खतरे में डालता है। इससे एक नई राजनीति पनप रही है। तो हमें संघवाद की एक नई राजनीति को लाना होगा जो कि संघवाद के अंतर्निहित मूल्यों को बहुत अच्छे से निभाए। तो एक नई राजनीति, ऐसे नए लोग आने चाहिए हमारी राजनीति में जो असलियत में संघवाद के मूल्यों पर कार्य करें। और
अनुच्छेद 123 जो कि अध्यादेश लाने का संविधान में हक देता है, वो कभी कभी गलत इरादों से भी यूज़ कर लिया जाता है, तो उसमें भी थोड़ा संशोधन किया जाना चाहिए कि किन परिस्थितियों में अध्यादेश प्रयोग किया जाए। तो दूसरा पॉइंट ये हो सकता है। और भारत संघ के जो दिल्ली की सेवाएं हैं उनमें जो ट्रांसफ़र वगैरह करने की शक्ति है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो दिल्ली गवर्नमेंट को दी जानी चाहिए तो उसे लागू किया जाना चाहिए। आप इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं वो डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य 2017। इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 123 के तहत जो राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है उसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए, यानी कि ये देखा जाना चाहिए कि जो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस ला रहा है वो केवल एक राजनीति के लिए है या फिर सच में कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें कि अध्यादेश लाने की ज़रूरत है। तो ये वाला ज़रूर अपने आंसर में लिखिएगा। और अनुच्छेद 123 जो है उसके तहत जो अध्यादेश लाए जाने का प्रावधान है उसे बहुत ही समझदारी और संयम के साथ उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, और न्यायालय को राष्ट्रपति के समक्ष जो रखी गई ऑर्डिनेंस के बारे में जानकारी है उसको राष्ट्रपति को गौर करना चाहिए कि उसकी कितनी पर्याप्तता, संगतता और आवश्यकता है। तो ये एडिटोरियल यहाँ समाप्त होता है। जान लेते हैं अभ्यास के लिए एक प्रश्न। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य के चुनाव से उत्पन्न होने वाले विवादों को तय करने के लिए प्रक्रियाओं पर चर्चा करें। एक तो इसमें यह है कि संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य का जो चुनाव होता है उससे उत्पन्न होने वाले जो विवाद हैं उनकी प्रक्रियाओं पर चर्चा करें। दूसरा, किन आधारों पर किसी भी निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव शून्य घोषित किया जा सकता है, दूसरा ये हो गया। फिर तीसरा ये है कि फैसले के खिलाफ पीड़ित पक्ष के पास क्या उपाय उपलब्ध हैं, तीसरा ये हो गया। और चौथा, केस कानूनों का संदर्भ लें। तो आप देख सकते हैं यूपीएससी 2022 का जो एक क्वेश्चन है उसके एक ही क्वेश्चन में 4 पार्ट निकल कर आते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।